हम देखेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए सबसे पहले एक एस डैश जो कि गोलीय उत्तल पृष्ठ लेते हैं। इसकी ये जो गोलीय पृष्ठ है ये N1 के विरल माध्यम को N2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। इस गोलीय उत्तल पृष्ठ पर इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। बिंदु O से OA एक आपतित किरण है जो कि बिंदु A पर आपतित होती है और A भी अपवर्तित किरण है। इस बिंदु A पर C से जो CAN ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये अभिलंब का काम करती है। C वक्रता केंद्र है। तो अपवर्तन के नियम के अनुसार जो आपतित किरण OA है अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरी जो आपतित किरण OP है वह पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, इसलिए अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अब ये जो अपवर्तित किरण है दोनों ही AB और ये PQ ये दोनों पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर I बिंदु पर मिलती हैं। अतः I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब माना कि ये जो आपतित किरण है OA और प्रतिबिंब बनाने वाली किरण AI और CAN ये मुख्य अक्ष से क्रम से अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती हैं। ये कोण I है आपतन कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर हैं। ये कोण अपवर्तन कोण R है। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है तो R हो गई। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी POU हो जाएगी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर V हो जाएगी। अब त्रिभुज OAC और त्रिभुज IAC में देखते हैं। OAC ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें I कोण ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हो जाएगा, इसलिए इसका मान इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। इसलिए I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। और इसी प्रकार से त्रिभुज IAC में जो कोण R है वो बहिष्कोण है त्रिभुज का, इसलिए उसका मान बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 से दर्शाते हैं। ये देखें त्रिभुज IA और C इस त्रिभुज के लिए ये जो R कोण हो रहा है ये बहिष्कोण है, इसलिए इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। अब अपवर्तन में जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, उस नियम के अनुसार sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 हो जाएगा। क्रॉस गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। अब उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा है तो A और P समीप होंगे, I और R भी छोटे होंगे। अगर इनको रेडियन में लें तो sin I को I के बराबर ले सकते हैं और sin R को R के बराबर ले सकते हैं। तब ये समीकरण इस प्रकार हो जाएगा N1I इक्वल्स टू N2R। अब समीकरण 1 और 2 में जो I और R के मान थे उन्हें रखते हैं तो समीकरण हो जाता है N1 I की जगह पर I की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू N2 और R की वैल्यू थी बीटा प्लस गामा। इनका गुणा करते हैं तो N1 अल्फा प्लस N1 गामा इक्वल्स टू N2 बीटा प्लस N2 गामा हो जाता है। अब जो गामा वाले पद हैं उनको एक पक्ष में ले जाते हैं और बाकी को एक तरफ कर देते हैं। तो समीकरण हमारा हो जाता है N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इक्वल्स टू N2 माइनस N1 गामा। इसको मानते हैं समीकरण 3। अब क्योंकि उत्तल पृष्ठ छोटा है अतः ये जो कोण थे अल्फा बीटा गामा ये तीनों भी छोटे होंगे, तो इन्हें हम अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू 10 बीटा और गामा इक्वल्स टू 10
गामा ले सकते हैं। अब त्रिभुजों में जो त्रिकोणमिति में आपने देखा है कि tan लंब बट्टे आधार होता है, तो इस प्रकार से कल भी हमने ज्ञात किए थे, उसी आधार पर अल्फा बराबर हो जाएगा h/-u, बीटा हो जाएगा h/-v और गामा हो जाएगा h/r। अब यहाँ r धनात्मक इसलिए है क्योंकि ये r यहाँ देख रहे हैं PC, ये धन की है, इसलिए इस सूत्र में भी r धन की ली गई है। समीकरण थर्ड में इन तीनों मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 अल्फा की लिख देंगे h/-u, फिर -n2 h/-v इक्वल्स टू n2 n1 h/r। दोनों ओर h कौन मिल जाएगा, कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा n2/v -n1/u इक्वल्स टू n2 n1/r। ये हो गया समीकरण। अब यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर n2/n1 हो जाएगा, या इससे n2 बराबर हो जाएगा n/n1। तब समीकरण ये वाला कुछ इस तरह से n/n1/v -n1/u इक्वल्स टू n/n1 n1/r। इसमें n2 की वैल्यू रखती है, ये वाली वैल्यू। अब इसमें n1 कौन लेंगे तो बचेगा n/v -1/u इक्वल्स टू, इनमें से n1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-1/r। n1 से n1 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा n/v -1/u इक्वल्स टू n-1/r। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब जानते हैं प्रथम मुख्य फोकस के बारे में। लेंसों के लिए दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लेंसों के लिए जो सूत्र था n/v -1/u इक्वल्स टू n-1/r, इस सूत्र में हम u बराबर -f रखेंगे और v बराबर इनफाइनाइट अनंत रखेंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाशीय किरण थी, तो u वस्तु की दूरी ली जाती थी और वो चल रही है मुख्य फोकस से, तो u बराबर f' हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर। और प्रतिबिंब समांतर हो जाती किरणें, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो v बराबर हो जाएगा अनंत। तो इस सूत्र में जब इन दोनों मानों को रखेंगे तो ये हो जाएगा n/∞ -1/f' इक्वल्स टू n-1/r। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू -r/n-1। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द्वितीय मुख्य फोकस लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष को या तो वास्तव में काटती है या ऐसा लगता है मानो यहाँ पर काट रही है, तो उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब उस सूत्र में u बराबर अनंत लेंगे और v f' के बराबर, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें अनंत से आती हुई मानी जाती हैं और प्रतिबिंब जहां पर मुख्य अक्ष को अपवर्तन के बाद काटती हैं, अर्थात जहां प्रतिबिंब बनता है वो फोकस होता है, तो v बराबर f' हो गया। अब इस सूत्र में इन दोनों मानों को रखेंगे तो इसे हल करने पर f' इक्वल्स टू nr/n-1 हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। माफ करें, अभी थोड़ी सी गलती हुई थी। जब प्रथम मुख्य फोकस को f' लिया है तो हम द्वितीय मुख्य फोकस को केवल f से दर्शाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे, तो उसमें करेक्शन कर लें। जहाँ पर आपने f' लिया था उसे f कर लें। अब ये जो f की वैल्यू आई है इसमें हम f' की वैल्यू का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हो जाता है f/f' इक्वल्स टू -n या f इक्वल्स टू -n f'।